अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वही हुआ जिसका पीटीआई को भी डर था और मुबस्सिरीन को भी इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से। पीटीआई के जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम जो साबिका वफाकी और सूबाई कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले रहनुमा थे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स यानी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और साथ ही पार्टी के कायद के भी जो कागजात हैं वो मुस्तरद हुए और बुनियाद बनाया गया तोशा खाना केस में आइन के आर्टिकल 63 के तहत। और इसके अलावा ये तो मॉरल ग्राउंड्स के एतबार से है, जो दीगर वजूहात थी उसमें तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक इस हल्के से ना होना समेत इसमें वजूहात शामिल रही हैं। अब पीटीआई का इस वक्त ये दावा है कि गुजरात को हाट, मर्दान, सवाबी, साहिवाल, ये अहम जो शहर हैं, चिश्तियाँ, लोधरा, बहावलपुर और मियांवाली से पीटीआई के जितने ही उम्मीदवार थे उन तमाम के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। अब कागजात तो मुस्तरद हुए, इसके अंदर जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसकी तफसील भी अभी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। फाफिन ने भी इस हवाले से अपना मुतालबा किया है कि बहुत से उम्मीदवारों को ताहाल मुस्तरद होने के जो वजूहात हैं वो मालूम नहीं, तो उसको उनके फैसलों को भी अब जारी किया जाए। पीटीआई के सिर्फ इसमें रहनुमा शामिल नहीं है, दीगर जमातों से भी कुछ लोगों का ताल्लुक है, जिनमें हमने देखा सरदार अख्तर मैंगल हैं, उनके कागजात इकामा रखने की बुनियाद और उसको जाहिर ना करने की बेसिस पे जो है वो मुस्तरद हुए हैं। इन्होंने आज इसके ऊपर अपना रद्द अमल भी दिया। शेख रशीद अहमद के कागजात गपले और टैक्स गोशवारों के हवाले से मुस्तरद हुए हैं और जीडीए से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि साबिक स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली की, उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बेटे के कागजात भी मुस्तरद हुए। इनके अलावा हकूक़े खल्क़ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं प्रोफेसर अमार अली जान, इनकी ये एक नौजवान रहनुमा भी हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से भी काम करते हैं, इनके भी कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अब कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। ये कोई बहुत ही मामूली बात नहीं है, इंतहाई गैर मामूली बात है। अगर हम इलेक्शन स्टैट्स को देखें 1988 के बाद से 2013 में इससे थोड़ी ज़्यादा तादाद के मुस्तरद हुए थे और उसके बाद ये मिसाल हम दूसरी बार इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं। पीटीआई का ये दावा है कि कुल 300 से ज़ायद उम्मीदवार जो उनके हैं, अब ये वो 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो उनके मेन उम्मीदवार रहनुमा हैं, उन सब के कागजात मुस्तरद हुए हैं। दूसरी तरफ आज ये तमाम मामला है ये इस नहज के ऊपर पहुँचा है, ये मेंशन करते हुए कि ये जो मुस्तरद हुए इनकी अपीलों के ऊपर 3 जनवरी तक आप एपलेट कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और 10 जनवरी तक वो इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ये फैसला सुना देंगे इसके ऊपर। तमाम मामलात का असर इस हद तक हुआ कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पीटीआई और दीगर उम्मीदवारों के इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। HRCP की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने कहा कि सियासी शख्सियात के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं जबकि कलअदम तंजीमों के उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और आपको आगाज़ में हमने सुनाए भी, वो कहती हैं सिस्टमैटिक डिसमेंबरमेंट पीटीआई की जा रही है, यानी मुनज़्ज़म अंदाज में पार्टी को तोड़ने का ये मामले उन्होंने इसके ऊपर बात की है। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे और उन्होंने जो इस बात का पर जोर दिया वो ये था कि इस तरीके से अगर इंतखाबात में धांधली होगी तो इंतखाबात हो भी गए, लोगों का इस सारे सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या ये इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़े हो चुके हैं जिस अंदाज में कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए और इतनी बड़ी तादाद में एक ही पार्टी के, और फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात अगर एड्रेस ना हुए तो ये खदशात जो HRCP की तरफ से आज जाहिर किए गए हैं क्या ये दुरुस्त हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सेनेटर शहादत आवान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमने निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और खुसूसी दावत दी है हमने अफरासियाब खटक साहब को। आप सीनियर सियासतदान के तौर पे तो आप लोग उनको जानती हैं, लेकिन साबिक चेयरमैन भी हैं आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में अफरासियाब खटक साहब आपसे ही करना चाहूँगी क्योंकि एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आज की है, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये बुनियादी तौर पर ओवरऑल इस इंतखाबी जिस तरफ ये निज़ाम जा रहा है उसके हवाले से हैं या पीटीआई के साथ जो जिसका जिक्र भी आप लोगों ने किया कागजात नामजदगी के एतबार से वो इसके अंदर आप लोगों के खदशात के अंदर ज़्यादा शामिल है, क्या कहेंगे आप? जी, वैसे तो यानी तहफ़्फ़ुज़ात अमूमी तौर पे हैं क्योंकि जैसे इलेक्शन को कंडक्ट किया जा रहा है गैर यकीनी सूरत हाल, अब तक लोग कहते रहे इलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा मीडिया पर पाबंदियां हैं, उसके अलावा आपने हमारे लिए जान का जिक्र किया, उनको लाहौर में जलसा नहीं करने दिया गया, यानी इलेक्शन कैंपेन नहीं की जाएगी और इलेक्शन होंगे। और इसी तरह से आज जिस तरह कागजात मुस्तरद हुए हैं, जिस तरह से कत्लेआम हुआ है
उम्मीदवारों की उम्मीदों का, वो ज़ाहिर है तशवीश की बात है, और पीटीआई का खास तौर पर उनके साथ ज्यादती हुई है। इसके अलावा दीगर पार्टियों के साथ अख्तर मेंगल साहब का आपने जिक्र किया, हमारे जान का जिक्र किया, इस तरह दूसरे लोगों का। तो गुजारिश है कि हमें तो खदशा है कि कहीं ये मौजूदा जो रजीम है, कहीं ये 2018 की इंतखाबी धांधली का डाके का रिकॉर्ड तोड़े तो नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, और जैसे बाबर साहब ने भी कहा था, हमारा सबका ख्याल था कि ये तो इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे तो क्रेडिबिलिटी की मशकूक हो जाएगी, और सारा जो सिलसिला है ये मशकूक हो जाएगा, और इससे जाहिर है कि अदब इस्तेहकाम पैदा होगा। इंतखाबात इसलिए किए जाते हैं कि लोगों के मुंतखब करदा लोग आएँ, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे आएँ, और ताकि इस्तेहकाम पैदा हो, इत्मीनान पैदा हो, इक्तिसादी तौर पर तरक्की करे। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इसे तो नए तनाज़े होंगे, और इलेक्शन के बाद नए झगड़े पैदा होंगे, लोग गलियों में निकल आएंगे। तो इस पर हमने काफी तशवीश का इज़हार किया, लेकिन HRCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बलोच यहाँ पे हमारे दोस्त आए हैं उनकी भी जिक्र था। इसके अलावा जो अक़लियती लोगों के साथ तशद्दुद हुआ है उसका भी जिक्र था। मुल्क में दहशतगर्दी और तशद्दुद के बढ़ने के वाक़यात का भी तफसीली जिक्र था। तो ये इंसानी हुकूक की मौजूदा गिरती हुई सूरत हाल, बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में इंसानी हकूक का कमीशन का मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुनीज़ जहांगीर साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, मैं निहाल साहब आपसे जाना, आपने खटक साहब की गुफ्तगू सुनी, वो ये इस खदशे का इजहार बरमला अंदाज में करें कि कहीं 2018 का रिकॉर्ड ना टूट जाए, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि वो रिकॉर्ड टूट चुका। इस तरह की एग्जांपल्स भी हमने माजी में नहीं देखी कि तजवीज़ कुनंदा कोई उठा लिया जाए या कागजात छीन के भाग जाएं या ये सारे रेड्स हों, ये तमाम चीज़ें हों। तो अब आप कोई इज़हार यकजहती है पार्टी से कि उनके तमाम जो लीडिंग मेंबरान हैं, उम्मीदवार हैं, उनको उनके कागजात ही मुस्तरद कर दिए गए, वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, या आप लोग मुतमईन हैं इससे, क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ता तो क्लियर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू इब्तदा यहाँ से करता हूँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये इतलाक होता है पीटीआई पे कि उन्होंने एक मजलूम कार्ड निकाल लिया, जो उन्होंने माजी में जो कुछ किया रियासत के साथ, इदारों के साथ, जमहूर के साथ, आइन के साथ, मीडिया के साथ, आम आवाम के साथ, इस मुल्क के मईशत के साथ, अब उनके पास कोई फेस नहीं था जिसको लेके जाते इलेक्शन के अंदर अपने मंशूर के तौर पे, अपने क्रेडिबिलिटी के तौर पे, क्योंकि उन्होंने जितना कर्ज़ लिया पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत ने इतना कर्ज़ नहीं लिया। 44 महीने में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और तमाम सियासी जमात के अकाबरीन से लेके तक को उन्होंने चोर डाकू का, उन्होंने सियासी लोगों से हाथ मिलाने से कहा कि ये गुनाह, इससे बेहतर है कि हम खुदकशी कर लें। ना मालूम क्या कुछ बातें उन्होंने की। उन्होंने नौजवानों को किस दहेज पे पहुंचा दी। अब इन सब ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, बैगेज के साथ कौन इलेक्शन में जा सकता था? तो इसलिए उन्होंने अपने आप को मजलूम जाहिर किया। दूसरी तरफ 2400 तो ये फिर 301 लोगों ने अपने कागजात खुद ही मुस्तरद किए। निहाल साहब प्लीज सुन तो लेना, मैं आ रहा हूं उधर। 2400 लोगों के कागजात नामजदगी पीटीआई की तरफ से ही जमा हुआ, और डेलिब्रेट मुझे लगता है ऐसा किया गया है कि 300 लोगों के। देखिए, जब आप कागजात जमा करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हु इज़ योर प्रपोजर, हु इज़ योर सेकेंडर। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर लायबिलिटी, व्हाट यू हैव टू आंसर टू द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर आप अपने कागजात नामजदगी को कंप्लीट नहीं करते, अपनी लायबिलिटीज़ को शो नहीं करते, अपने प्रपोजर सेकेंडर्स की ऑथेंटिसिटी को आप वाज़े नहीं करते, तो फिर टेक्निकलिटिकल ग्राउंड जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन का एक बैरोमीटर है, जो उस कॉलम में लिखा हुआ है, वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका वो मुस्तरद होता है। सेंटर साहब, आपकी ये आप निहाल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो कहीं पे, लेकिन आपके चेयरमैन साहब ने भी उस दिन बात की। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालफिन के कागजात भी छीन कर भागे जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी एतराज़ करता हूँ। आप समझते हैं कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर ये पीटीआई या इनके साथ? पहले तो अब सब मैं ये कहूँ कि कागजात छीनना कुछ और बात है, कागजात का रिजेक्ट होना कुछ और बात है। आप ये देखें कि नॉमिनेशन पेपर जो इलेक्शन एक्ट के तहत वहाँ पे दाखिल होते हैं,
اس میں اگر آپ سیکشن 110 دیکھ لیں، 231 الیکشن ایکٹ کی دیکھ لیں، اس میں کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوالیفائی وہ بندہ کرے گا جو آرٹیکل آئین کا 62 اور 63 ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہوگا. اور اس کے علاوہ 61 62 الیکشن ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ جو بندہ فالس ڈکلریشن دے گا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو اب اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ایک سیٹ فارم ہے، ایک سیٹ ایفیڈیوٹ ہے، جو انفارمیشن آپ نامنیشن کے وقت جو ہے جو اپنے آر او کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی دوسرا آدمی آ کے آبجیکٹ کرتا ہے یا کسی قسم کی رپورٹ اس فارم پہ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے اطلاع آر او کو غلط دی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. بہت سارے میں ناٹ کمپیئرنگ دی ٹو، لیکن 2013 کے انتخاب میں آپ لوگوں کا بھی یہ شکوہ تھا کہ گزارش یہ کروں گا کہ جتنے فارم ریجیکٹ ہوئی ہیں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سیکشن 2062 کے تحت باقاعدہ ایک آرڈر، ڈیٹیل آرڈر پاس ہوتا ہے، اس میں ریزننگ دی جاتی ہے کہ اس آدمی کا جس طریقے سے کہا ہے نہال صاحب نے کہ اس کا پروفیسر سیکنڈر نہیں تھا، اس بندہ یہ جو ہے اس نے اپنے ایسٹ شو نہیں کہ اس نے فارم میں فالس اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس بندے کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، یہ بندہ ڈیفالٹر ہے، اس نے لون لیا ہوا ہے، یہ بندہ اشتہاری ہے، اس بندہ یہ کنوکٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن کی جاتی ہیں. اس آرڈر جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبونلز جو ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر جو ہے مشتمل جو ہیں ٹریبونل جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. اور میں یہ کہہ دینا کہ نامنیشن پیپرز جو ہیں ان کا ریجیکٹ ہو جانا یہ قتل عام ہے. کھٹک صاحب جیسا بندہ، کھٹک صاحب نے کہا ان کی امیدوں کا میرا کہنا یہ ہے کہ وہ تو پورے ملک کا پاکستان کا جو ہے نا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اپنا ہمیں امیج بلڈنگ کرنی چاہیے. اگر ایک پارٹی کے فارم ریجیکٹ ہوتے تب تو یہ بات ہو سکتی تھی. میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹریبونل میں چیز جانی چاہیے. اس کے بعد بھی لوگوں کے پاس سپریم کورٹ اصل میں سینیٹر صاحب 301 ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے حالات و واقعات اور تعلقات کی خرابی جو ہے وہ اس کو ایویڈنس بنا دیتی ہے ان کی وکٹم کے حوالے سے. لیکن میں جھگڑا صاحب آپ نے اب سے ایک پارٹی کے یہ فگر گنے ہوں گے کہ کیا کس طریقے سے ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وداؤٹ کسی گیونگ ریزننگ کسی کا فارم اگر ریجیکٹ کر دیا گیا، کسی کو سنا نہیں گیا تو اور بات ہے. جھگڑا صاحب آج فرت اللہ بابر صاحب بھی آپ کے حلقے آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس پریس کانفرنس پہ یہی خدشات اٹھاتے ہوئے میں نظر آئے. لیکن جھگڑا صاحب آپ لوگ ضوابط کا خیال نہیں رکھتے. آپ نے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر کچھ ٹیکنیکلٹیز کا خیال نہ رکھ کر آلموسٹ بیٹ کا نشان آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. فار دا ٹائم بینگ ابھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بیسس پہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اور یہاں کاغذات نامزدگی میں بھی ابھی پروگرام میں یہی گفتگو ہوئی ہے کہ اب آپ لوگ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، پہلے خود خرابی لے کر آتے ہیں چیزوں کے اندر. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی مجھے ایک 2 منٹ دیں. پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن نے بڑی باریک ٹیکنیکلٹیز دیکھی اور اس میں وہ ماہر ہیں. جیسے کہ انہوں نے آئین میں یہ باریک ٹیکنیکلٹی دیکھی ہوگی ضرور کہ اس میں لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات جب بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو تو زیادہ سے زیادہ اس میں ہوگی. اس لیے انہوں نے این اے کے ہائی الیکشن بھی 90 دن میں کرا دیے. ابھی 500 دن ہو گئے. خیبر پختونخوا پنجاب کے بھی کرا دیے 350 دن ہو گئے، اور نیشنل اسمبلی کے بھی کرا دیے تقریباً 150 دن ہو گئے. اب جو کاغذات کی بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے. یہ الیکشن ہم نے بھی کیے اور اپنے بڑوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا. میری ایک مثال لے لیں. میں 3 حلقوں پہ کاغذات دیے اور 2 ایک این اے کا اور 2 پروونشل اسمبلی کے، اور تینوں پہ آر اوز نے کہا کہ آپ کے کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ 27 اور 29 تاریخ بار بار پوچھا. یہ بھی پوچھا کہ عموماً ہمیشہ جب اسکروٹنی ہوتی ہے تو ٹرانسپیرنسی کے لیے ڈیسیجن بھی وہاں پہ ہوتا ہے، کسی کا آبجیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی اس دن ملتا ہے. خیر بڑا اپولوجیٹکلی سب نے کہا کہ نہیں جی 30 کو آپ دیکھ لیں گے اگر کچھ اور ہے. 29 کی رات کو ایک پیغام آیا کہ جی آپ کا 2014 کا کوئی ایگریکلچر انکم ٹیکس رہتا ہے. کہا اچھا 2014 کا کیسے رہ سکتا ہے، کیونکہ 2018 میں تو میں نے الیکشن کیا تھا تو 2014 کا تو رہ نہیں سکتا. تو جب وہ پوچھا تو کہا کہ کوئی آڈٹ پیرا ہے. میری ٹیم نے جا کے وہ پیسے دیے، حالانکہ اس وقت ہمیں پیغام آ گیا تھا کہ یہ کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے آپ کے. اچھا تو 2014 کی پیمنٹ کر کے 30,000 روپے کوئی کاغذ نہیں دکھایا، آج تک نہیں دکھایا. ایک کچی کاغذ پہ ان کو لکھ دیا کہ یہ 30,000 روپے جو ہے وہ جمع کر دیں. تو جمع تو کر دیے. اگلے دن وہ 2015 کے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے 2014
2014-15 का कोई ऑडिट पे रहा हो, 2018 में मैंने इलेक्शन किया, 5 साल मैं पेशावर में मिनिस्टर रहा, ना मेरे घर पे कभी कोई ऑडिट आया 30-30 हजार रुपए, ये तो कोई इशू है नहीं उस ऑडिट पैरा के अगेंस्ट। मेरा झगड़ा साहब सवाल भी ये था कि उस वक्त तो आप लोगों के पांचों उंगलियां घी में थी, आजकल नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ख्याल नहीं रखना चाहिए इन टेक्निकलिटीज का जो कि पेपर के ऊपर मौजूद है, जवाबित है और उनको वजह बनाया जा सकता है कागजात मुस्तरद करने की। नहीं, ये टेक्निकलिटी नहीं है ना, अब एक काम हुआ नहीं है, मेरे पास रसीद है इनकम टैक्स देने की, ये तो चोरी है। ठीक है, चले मैं अब जी ये तो नहीं, ये अब देखते हैं कि आप लेके जाते हैं, जब इसको चैलेंज करते हैं तो उस पर क्या अदालती मामला बनता है। अगर आप मुझे इजाजत दें खटक साहब, आप मैं दोबारा आती हूँ झगड़ा साहब आपकी तरफ, अफरासी आप खटक साहब, मैं खटक साहब की तरफ जाऊंगी। खटक साहब, आपके ख्याल में जवाबित पूरे ना करना, आप खुद कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये बहुत अहम होती हैं ये चीज़ें पीटीआई के केस में, क्योंकि आपकी उनसे सियासी मुखालफत भी रही है, आपका ओपिनियन इसके हवाले से, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए आज बात की है बतौर इंसानी हकूक़ के एतबार से, तो ये मामला जवाबित के हवाले से है या ये विक्टिमाइजेशन है, ये आपने किस एतबार से आप इसको देख रहे हैं? जी, गुजारिश ये है कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, उनसे मुझे तवक्को ये थी कि वो ये कहेंगे कि हमने तो रिजेक्ट नहीं किए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने किए हैं या ऊपर से केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे उनसे तवक्को नहीं कि वो इस तरह करेंगे। गुजारिश ये है कि ये जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, इसके लिए आप देखें ना कि एक पार्टी के सारे कागजात गलत हुए हैं। फिर अख्तर मैंगल साहब के कि चूंकि वो कैंपेन चला रहे हैं, ये जो गुमशुदा लोग हैं उनकी अगवा के खिलाफ और उनके रिकवरी के लिए बात कर रहे हैं, और वो जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कमीशन की सरबराही की जिसने बलोच स्टूडेंट्स के रिकवरी के लिए उन्होंने काम किया, तो उसकी सजा उनको दी जा रही। इस तरह की चीजें सियासी चीजें हैं इसमें ये और जब कल पीटीआई वालों के हक में धांधली हुई थी, हमने उस पर भी इससे ज्यादा तनकीद की थी। आपको याद है, अब भी मैं आज बात कर रहा हूँ, तो 2018 के इंतखाबात को मैं डकैती करार दे रहा हूँ, लेकिन आज की डकैती को तो यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत उम्दा है या बहुत अच्छी है, यानी इस तरह की चीजों से नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनको हिदायत की जाती है खास किस्म की कि वो लोगों को नॉकआउट करें, डिस्क्वालीफाई करें, और फिर ये आज देखा गया जी ट्रिब्यूनल में लोगों को जाने नहीं दिया गया, लोगों के जो प्रपोजर और सेकेंडर थे वो उठाए गए, उम्मीदवार उठाए गए। पुख्तनख्वा में मुझे बहुत सारे लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनको उठाया गया है। ये गलत चीजें हैं जी, इसको जो भी करे जिसके हक में जिसके खिलाफ हो उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। सियासी पार्टियों को फिर कल को देखना चाहिए, और ये अगर इस तरह आज जस्टिफाई करेंगे तो फिर तो 18 वाला भी जस्टिफाइड था। खटक साहब, एक अगर आप मुझे इजाजत दें सवाल पूछने की, आपने इस वक्त जो हो रहा है उसमें कहा उम्मीदवारों के जो उम्मीदें थी या ख्वाब थे उसका कत्लेआम हुआ। 2018 के हवाले से आप ये कहते हैं डाका डाला गया हुकूक के ऊपर, लेकिन पीटीआई का ये दावा है कि जो इस वक्त उन लोगों के साथ हो रहा है 9 मई के वाकयात के तनाजुर में, या उसकी जो उनकी अपनी ऑब्वियसली एक अलग डिबेट है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सियासी एतबार से इलेक्शन में इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है ये आमरीत के एतबार में भी नहीं हुआ। इससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, आज इसमें हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ है कि हम तशद्दुद की हिमायत नहीं करते किसी शक्ल में भी, लेकिन ये जो 9 मई के वाक़यात को बहाना बना के जिस तरह हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही है वो गैर मुतनासिब है, डिसप्रोपोर्शनेट एक, और दूसरी अनलॉफुल है। जिस तरह से लोगों को ने पकड़ा है, यानी रिहा होते ही पकड़ा है, यानी 1 मुकदमे में 4 मुकदमे में 5 मुकदमों में 6 मुकदमों में, ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ना, इनका कभी जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। देखे ना जी, ये वो क्या था, डॉन लीक्स थी, मेमो गेट कमीशन था, 9 मई है, ये सब ड्रामे हैं। ये इसलिए किए जाते हैं कि कुछ पार्टियों को निशाना बनाया जाए और कुछ पार्टियों की लड़ा हमवार की जाए। ये सब के साथ हुए, पीपल्स पार्टी पर भी हमले हो चुके हैं, नून लीग पर भी हो चुके हैं, अभी पीटीआई पर हुआ है। लोगों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। ये फिर आपकी बारी आएगी, जो लोग आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कल फिर इनके साथ होगा, तो हम तो इनके साथ खड़े होंगे। मुझे याद है मैं जब मुस्लिम लीग नवाज का तख्ता उल्टा गया, नवाज शरीफ साहब का, जनरल मुशर्रफ ने, मैं उस वक्त HRCP के चेयरपर्सन था, हम पहली तंजीम थे, हमने कहा कि ये गलत हुआ है, गैर आईनी तौर पर हुआ है, हमने कहा कि नवाज शरीफ साहब को रिहा करें। उससे पहले कि मुस्लिम लीग नून बयान देती हमने बयान दिया जी। हम तो हमेशा
ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ गैर आईनी तौर पर सियासी कार्रवाई की। नजरियात से बाला हो के इसके ऊपर आप बात चले। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आएंगे फिर हम इसके ऊपर बोलेंगे कि जो भी पार्टी जीतेगी आइंदा का इलेक्शन, अगर वो ऑलरेडी मुतनाज़ हो चुके होंगे तो फिर क्या हैसियत रह जाएगी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इस्तेहकाम की हर एतबार से ज़रूरत है। तो आने वाली हुकूमत भी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, और ख़ासकर अवाम जो वोट का हक अपना एक बुनियादी हक के तौर पर रखते हैं, उनको भी यकीन हो इस बात के ऊपर कि जिसको वो वोट डाल के आए हैं वो उसके नताइज उनके लिए निकले हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, अब आज एक बात जो रिपीटेडली कही गई है वो ये भी थी कि आइंदा के इंतखाब के ऊपर कौन भरोसा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि इंतखाबात क्यों अगर मुतनाज़ हों तो फिर धरनों की जद में रहता है, एक हुकूमत चल नहीं पाती है उसके बाद। तो अब इस वक्त आप लोग मियाँ साहब को एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस में बांग्लादेश में भी शेख हसीना साहिबा चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, यहाँ पर डायरेक्टली मियाँ साहब के ऊपर नहीं है, कि वो भी अपने अपोनेंट्स को चुप कराया जा रहा है उनकी तरफ से। तो अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि फिर उनकी अगर आप लोग अगली हुकूमत बनाते हैं तो ये एक टैग और एक धब्बा उनके ऊपर नहीं रहेगा जो खान साहब के ऊपर भी रहा 2018 के इलेक्शन के बाद? देखिए, बांग्लादेश और इंडिया में कुछ डिफरेंस है। वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट होती है वो रहती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। हमारी यहाँ करंट गवर्नमेंट नहीं होती है, हमारी इंटरम गवर्नमेंट आ जाती है, किसी पार्टी की नहीं होती है। मसलन अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहा है तो मोदी कंटिन्यू करेंगे टिल द इलेक्शन डेट तक, इसी तरह से हसीना वाजिद भी वहाँ पे कंटिन्यू करेंगी इलेक्शन डेट तक। तो हमारी यहाँ डिफरेंट है। ये इलेक्शन कमिश्नर हम भी चाहेंगे कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। हम खुद मजलूम है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। देखिए हमारी जो मोहम्मद नवाज, सुन लेना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद 2018 में विक्टिम रहे और उसके बाद जेल में जाते रहे, उनके ऊपर केसेस बनते रहे। वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने केसेस में पेश हुए और उनके केसेस ख़त्म हुए। हमने नहीं बनाए और हम नहीं इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है, और जो जितने भी इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जो इदारे हैं मातहत उनको ऑन बोर्ड ले और उनको सख्ती से बताया कि आइन और कानून पे अमलदारी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी हो, किसी के साथ भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ना हो, किसी के लिए भी आरटीएस को ना बैठाया जाए, किसी के भी पोलिंग लेकिन अभी सब अच्छा है निहाल साहब, आपके अभी तक ओपिनियन तो में अभी देखिए, सब अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ होना देखिए, नहीं चाहिए आगे जाके। अभी तक जो कुछ है आपने बताया 3640 लोगों के रिजेक्ट हुए, उनमें से पीटीआई का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 10% है, उनके सिर्फ 380 लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हुए। तो बाकी हमारे भी हुए, पीएमएलएन के भी लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए, हमारी यहाँ 37 से बहुत सारी जगहों से होते रहे कुछ लोगों के। अहम रहनुमाओं के अगर आप नाम ले लें जिनके रिजेक्ट हुए आपकी पार्टी के? नहीं, अहम हर कोई जो भी लड़ रहा है इलेक्शन, हर कोई अहम है, हर कोई अहम होता है। नहीं देखिए जी, अगर किसी भी पार्टी में, अगर किसी भी पार्टी में कोई डिफ़ॉल्ट करता है, जैसे अभी सेनेटर साहब ने कहा, अवान साहब ने, कि जनाब अगर किसी ने उसकी ड्यू है, उसके डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में आता है या कोई मिस डिक्लेरेशन है, चलें मैं झगड़ा साहब की तरफ आगे चलती हूँ। डिसमिस हो गई। ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया है। झगड़ा साहब, अब आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज तो कुछ खास आप लोगों की काम नहीं आ रही। वकला को आप खड़ा करना, कि आप लोगों ने कहा कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे, कोई मुश्किलात नहीं खड़ी होंगी। शोएब शाहीन साहब जैसे लोगों के भी नामजद जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो गए। फिर अब आप लोग आगे क्या इरादा रखते हैं? लाहे अमल क्या होगा अगला आपका? मामला ट्रिब्यूनल के सामने आगे एक और इशू है, आप लोग एक जो आज की अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 तारीख को समाअत होगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो तौहीन अदालत की आप लोगों की पिटिशन है उसकी। कितने पुरुमीद हैं आप? इतनी बातें एक वक्त में कर दी। देखिए, पहली चीज ये, मेरे ख्याल में वी आर विक्टिम ऑफ आवर सक्सेस। पार्टी टूट नहीं रही, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी टूट चुकी होती या इसकी सपोर्ट जो है वो खत्म हो चुकी होती तो ना पंजाब पुलिस ऐसे एक्ट करती जैसे कर्नल डायर की या ब्रिटिश वक्त की या जलियांवाला बाग वाली पुलिस है, ना जो है ये आरओज ये काम करते कि जहाँ पे एक घंटे पहले तक कोई इश्यूज नहीं थे तो इश्यूज हो गए, ना जैसे आज पेशावर में हुआ था तो पेशावर हाई कोर्ट के सामने आधी पेशावर की पुलिस होती। पता नहीं किसको समझ रही, ये कौन सी नई रिवायत बन गई है कि जो अदालत होता है तो अदालत उसके लिए जेल ट्रैप बन जाए। ये सारा कुछ कामयाब हो गया। आपने मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, इंशाल्लाह वो कर देगा वापस, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है।
میں نے اپنے ورکرز کو کہا 14 پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, کتنے لوگوں کو اغوا کریں گے؟ میں اپنی ایک سیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ 8 فروری کو آپ کیا کریں گے؟ حافظ سیاب خٹک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ افسوس کی بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہو چکا ہے, اگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تو سائلنس از بیٹر دین ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی جو کہ ہو رہا ہے. آج دستی صاحب کی ایک ویڈیو تھی, اور کچھ نہیں, ایک انویسٹیگیشن کرا دیتے, غلط کہہ رہے ہیں تو انہیں سزا دینی چاہیے, لیکن آج کل کوئی پنجاب پولیس کی بات نہیں مانتے. تو ہو جائیں گے الیکشنز, لیکن ایسے الیکشنز میں یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں کہ رزلٹ جو بھی ہو, نواز شریف کی اور 85 کی دہائی کی جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. چلیں, میں سینیٹر صاحب اب آپ کی نظر میں یہ خدشہ درست ہے کہ پھر جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس پہ کس کا اعتبار ہوگا؟ یہ آج ایچ آر سی پی نے بھی کہا اور ریپیٹڈلی بہت سے لوگ. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. نمبر 1, کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایکول جو ہے مواقع جو ہے نصیب ہونے چاہیے. اور واحد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کسی سے ہر ایک بندے کو الیکشن کمیشن تک پہنچنے کے برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہوا غلط ہوا, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی آرڈرز ہوئے ہیں وہ چیلنجیبل ہیں اور اس کا باقاعدہ رائٹنگ میں آرڈر ہے. ہم یہاں بیٹھ کے جنرل اگر ہم بات کریں کہ یہ جس طریقے سے نہال صاحب نے یہ بتایا کہ اتنے % اتنے ڈاکومنٹس تھے, ان میں سے اتنے ہیں, ایک پہ ہم بات کریں, میں یہ کہتا ہوں جس کا کاغذ جو ہے نامکمل تھا, جس نے جھوٹا بیان دیا اس کا ریجیکٹ ہوا ہے, اور جس کے پاس سمجھتے ہیں کہ آر او نے زیادتی کی, الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے, وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر جائے گا, وہ کریکٹ ہو جائے گا. اب جھگڑا صاحب جیسا آدمی جو پارلیمنٹرین رہا, اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو بحال بھی ہونا چاہیے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن بھارت جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ یہ جو کچھ الیکشن میں ہو رہا ہے یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, تو میرا خیال میں یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع میں نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کوئی کسی قسم کی صورت ہے, ویسے بھی تو سارے لوگ جتنی پارٹیز ہیں جس کا کوئی گریوانس ہے کورٹ میں جا رہے ہیں, اور اپیلیٹ ٹریبونل والے جتنے جسٹسز ہیں وہ کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے, سول جج نہیں ہے, چلو جی حالانکہ وہ بھی آنریبل ہیں. تو آپ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے, اور وہ صورتحال نہیں ہوگی جو ماضی میں کبھی تھی یا وہ سلسلہ ہوگا. اس وجہ سے کہ مجھے اپنی آنریبل سپریم کورٹ سے جو ہے وہ بہت زیادہ توقعات ہیں. جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کہا پتھر کی لکیر ہے, الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوں گے, اور ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہوگی. اور الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے, اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فری اینڈ فیئر جو ہے الیکشن ہوگا, اور اس کو ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انشور کرے گی, سپروائز کرے گی. خٹک صاحب, آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی انٹرونشن جو انہوں نے پہلے بھی کی, تاریخ دلوائی, سینیٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو آگے بھی انشور کروانا الیکشن, کیونکہ آج ایک درخواست بھی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے 3 تاریخ کو, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کنٹیمپٹ لگانے کے حوالے سے کہا ہے, کیونکہ جو عدالتی احکامات تھے کہ سب کو ایک جیسے مواقع دیے جائیں, وہ یہ کہتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترے. اس میں ایک ایگزامپل سائٹ کی جاتی ہے کہ پنجاب کی جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے یا ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر الیکشن کمیشنز نے وہاں سے بھی اعتراض اٹھائے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ درست سلوک نہیں کر رہی ہے, ایک بالخصوص ایک پارٹی کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر جو امیدیں ہیں جس کا سینیٹر صاحب بھی اظہار کریں یا پی ٹی آئی بھی کرتی ہے وہ پورا اترے گی اور اترنا چاہیے؟ بالکل مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس صورتحال کا جائزہ لے گی, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پی ٹی آئی کو الیکشن جتوا دیں, لیکن ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے جو آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ اس عمل کی نگرانی کرے اور اس پہ انشور کرے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے وہ اگر جائز شکایت ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور سپریم کورٹ ہی یہ کام کر سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ کام کرے گی. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جو ریاستی محکمے ہیں, ادارے ہیں, لوگ ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے
कि कोई अगर कोई गलत काम करता है कोई यानी छुपा नहीं रह सकता। देखिए ना, आज 2018 के बारे में आज क्या यानी आज से कई साल से ये जो जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में सारी बातें सामने आई हैं कि कैसे उन्होंने उस रात क्या किया था, और एक तरह से हमारी तारीख में उनका जिक्र उसी लिहाज से होगा कि जिस तरह उन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया। तो ये बात सरकारी मुलाजिमीन सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि आज आपके हाथ में डंडा या अख्तियार होगा, लेकिन तारीख आपको जज करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों को आइन के सामने अब सर झुकाना चाहिए, क्योंकि आइन के सामने सर झुकाकर इज्जत की बात है ये, क्योंकि ये मुल्क के आगे यानी आइन तो मुल्क की बुनियाद है, तो इसमें कोई किसी कबाहत नहीं, किसी के लिए भी कमी नहीं है। लेकिन उससे अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो जाहिर है कि फिर तारीख आपका हिसाब किताब करेगी। तो एक इसी बात पे हम एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आज सेनेट करारदाद भी मंजूर हुई। मैं चाहूँगी खटक साहब आपसे उसके ऊपर खसूसी तौर पे हम बात करें, और उस करारदाद को पेश तो पीपल्स पार्टी ने किया लेकिन PTI ने भी उसकी भरपूर हिमायत की, तो इस पर कमेंट झगड़ा साहब का भी होगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है जो काफ़ी डिबेटेबल मामला है, तो इसलिए हम पहले सेनेटर साहब आपसे आप पीपल्स पार्टी से आपके कॉलीग हैं सेनेटर बहरामन तंगी साहब, उन्होंने करारदाद पेश की जो मंजूर हुई है। बेसिकली इसके अंदर ये कहा, अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि जो शख्स अफवाज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करे वो अवामी ओहदे से 10 साल के लिए नाअहल हो, सख्त सज़ा हो और दीगर चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। सो इसके तो हम सभी खिलाफ है कि प्रोपेगेंडा हो, लेकिन हमारे मुल्क में जो डिबेट होती है वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से इस एतबार से भी है, कई दफ़ा तनकीद जो होती है उसको भी प्रोपेगेंडा के ज़ुमरे में गिना जाता है। तो ये आप लोगों की क्या मकसद रहा? सबसे पहले तो अब मैं ये कहूँ कि आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रेजोल्यूशन था, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर का एज ए इंडिविजुअल जो है उसका ये रेजोल्यूशन था। तंगी साहब एक मुहब्ब वतन आदमी है, वो एडवोकेट नहीं है, तो रेजोल्यूशन के ज़रिए से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसी ऑफेंस के साथ किसी कानून में अगर होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इसको ऑफेंस बनाने की बात हो रही है। मैं ये रेजोल्यूशन था उनका जो है अपना तंगी साहब ने जो दिया, ये तो एक ऐसी बात है कि यकीनी तौर पे कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि फोर्सेस के ख़िलाफ़ झूठा मनफी का आपने ख़ुद कहा है कि वो तंगी साहब ने भी ये कहा मनफी प्रोपेगेंडा तो कोई कानून कोई आइन कहीं पे भी वो अलाउएबल नहीं है। लेकिन उसके बाद जब तंगी साहब ने मेरे ख्याल में उसको सेकंड थॉट दी है या क्या किया है, तो उसको उन्होंने अमेंड कर दिया। उन्होंने कहा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, भाई लॉ तो पहले से मौजूद है। बिल्कुल मौजूद मेरे ख्याल में ये है कि वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना, तो वो जो एक केट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे वो तो चूँकि लॉ में कहीं प्रोवाइडेड नहीं थी। तो मेरे ख्याल में वो जो रेजोल्यूशन का जो उनकी सोच के साथ जो उन्होंने दाखिल किया होगा, और जिस वक्त जो पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट साहब ने कहा इन अकॉर्डेंस विद लॉ की तो कोई बात नहीं है। अगर मूवर ख़ुद जो है वो अपनी बात से हट गया और उसने कहा कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इसको कर दें, तो मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी कोई वक़्त नहीं रह जाती ना। इसको आपकी पार्टी मैं कहता हूं ये सेनेटर तंगी के ज़ाती ख्यालात हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए अगर उनको कहीं को अमेंडमेंट करनी होगी तो कल वो बिल लेके आ जाएंगे या इस किस्म की सूरत हाल कर देंगी। लेकिन वो जो वहाँ पे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो उसमें अमेंडमेंट कर लिया ना, उसके साथ वो जो उनका रेजोल्यूशन से वो टेबल पे आया था ना, वो वाली बात जो है ना उसकी वो फोर्स या वो सोच नहीं रही। मैं झगड़ा साहब, आप लोगों की अपने सेनेटर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि उन्होंने इस करारदाद के हक में जो है वो हिमायत की है, लेकिन अगर ये अप्लाई हो जाता और ये अमेंडमेंट जिसका सेनेटर साहब हमें बता रहे हैं एक आफ्टर थॉट के तौर पे भी कुछ ना जहन के अंदर आता, तो आप लोगों की तो पूरी एग्जिस्टेंस के ऊपर पाबंदी लग जाएगी 10 साल की, क्योंकि बहुत सारे बयानात आप लोगों के पाइल अप हैं इदारों के हवाले से जिसको प्रोपेगेंडा में गिना जा सकता है। नहीं, वैसे इदारों के हवाले से हर किसी के बयानात हैं, मेरे तो आपको शायद जाती तौर पे ना मिले, लेकिन हमायत आप लोगों ने की है, इसलिए आपसे सवाल था जी। हर पार्टी की। अच्छा देखिए, वो बात यही है, जो माहौल है ना आज का एटमॉस्फेयर है उसमें, आई एम सॉरी लेकिन बहुत से लोग जो है वो अपने जाती फैसले ले लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका PTI से कोई ताल्लुक है। देखिए, आपने इसको बिल्कुल ठीक फ्रेम किया। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई मिलिशियस प्रोपेगेंडा करे, या आर्मी के बारे में या आर्म्ड फोर्सेस के बारे में या किसी और इदारों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को ले लें जो आजकल सारी ऑपोजिशन की पार्टीज कर रही हैं, किसी भी स्टेट के सिंबल के बारे में। लेकिन इस टाइप के कवानीन
ہمیشہ مس یوز ہوتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دوں. امیجن کریں کہ یہ قانون ہو ضیاء الحق کے مارشل لاء پہ, تو آیا اس کا خدشہ نہیں ہوگا کہ یہ مس یوز ہو؟ بعد میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات غلط تھی, لیکن اس وقت جو ہوتا ہے اس کو قیمت پے کرنی پڑتی ہے. تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے. قوانین جو کہ پنش کریں کسی بھی غلط قدم کو, وہ ساری آلریڈی موجود ہے. لیکن آپ کے Implement نہیں سوال یہ ہوتی, تھا ہمیں سینیٹرز لوگوں نے کا حمایت اس کی ہے, ان کو ان خدشات کا علم نہیں تھا. جھگڑا صاحب وقت کم ہے, ذرا میں شاید اور خدشات ہوں گے. اگر نہال صاحب آپ کلوزنگ کامنٹس دیں اس کے اوپر, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس قرارداد کو جس کے کانٹینٹس ابھی ہم نے شیئر کیے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ادارے ہو یا پاکستان پہ لوگ تنقید کرتے ہیں نا, بابا قوم پہ کرتے ہیں, ہمارے مذہبی زعما پہ کرتے ہیں, اداروں پہ نہیں ہونا چاہیے, فرد پہ کیا جا سکتا ہے. فرد بالا تر نہیں ہے آئین سے. ادارے اگر اچھا کام کریں گے, ہماری اپنی ادارے ہیں, ہمیں تنقید بالکل نہیں کرنا چاہیے, قطعاً نہیں کرنا چاہیے. مگر اگر اداروں کے پشت پہ آ کے اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی فرد واحد یا کوئی جتھا اس سے مس یوز کر رہا ہے, تو پھر اسے آپ تحفظ نہیں دے سکتے. چلیں جی, اب اس کے اوپر یہ اتنا ڈیبیٹیبل معاملہ ہے, لیکن بہرحال آپ والے سے واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ شخصیات کے اراؤنڈ بات چیت کی جائے. نہال صاحب کہتے ہیں اوور آل ادارہ کوئی بھی ہو اس کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب, افراز یاب خٹک صاحب اور سینٹر شہادت عوان صاحب, آپ چاروں کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. اب آنے والے دنوں میں اس پروسیس کو دیکھنا ہوگا کہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں کیا وہ ان کو بحال کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے. غالباً ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہی ایک بڑا چیلنج ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.